हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो बच्चों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हम टोटल मिलाकर 9 वीडियो बनाने वाले हैं। तो जैसा कि आप अपनी साइड स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, साइड स्क्रीन पे टोटल 9 वीडियो के नाम दिए हुए हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक हम इस पूरी की पूरी वीडियो में कवर करेंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक यूजी पीजी में काम आएंगे। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है 9 के 9 वो आप बच्चों के काम के आने वाले हैं। तो बच्चों इनमें से कुछ वीडियो प्राइवेट है, तो जो स्टार जिस पे लगा हुआ है वो वीडियो प्राइवेट है, तो प्राइवेट वीडियो है। और ये सारी यानी कि ये वीडियो जो है वो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पे ही मिलेगी। बाकी के जिन वीडियो पे स्टार नहीं है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो बच्चों आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा जिससे कि आप अपना सिस्टमेटिकल तरीके से पढ़ाई कर सकें। तो बच्चों पहली वीडियो है जिसमें हम आपसे बच्चों से बात करने वाले हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अर्थ की, इसकी विशेषताओं की। तो बच्चों जब हम बात करें पूर्ण प्रतियोगिता की तो सबसे पहले देखिए एक टॉपिक आता है बाजार का अर्थ। जैसे साइड में भी आप देख पा रहे होंगे, मैं यहां पे भी लिख देता हूं बाजार का अर्थ, बाजार का अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बाजार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो आम बोलचाल की भाषा में हम बाजार का मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया से रखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली से हूं तो मैं कहूंगा लाजपत नगर मार्केट या सरोजनी नगर मार्केट, इस तरीके से हम मार्केट को डिफाइन करते हैं आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में मार्केट का जो मतलब है वो किसी पर्टिकुलर जगह से नहीं है, किसी स्थान से नहीं है, बल्कि हर वो जगह मार्केट है जहां पर गुड्स खरीदी और बेची जाती है। अगर इस सेंस में लिया जाए तो जो किराने की दुकान है वो भी मार्केट का हिस्सा है, और जो मान लीजिए आप कोई रेडी पटरी वाले से कोई सामान खरीदते हो वो भी बाजार का हिस्सा है। मैं भी इकोनॉमिक्स का कोर्स सेल करता हूं तो मैं भी बाजार का हिस्सा हूं। यानी कि इकोनॉमिक्स में बाजार का मतलब हर वो जगह है, हर वो स्थान है, हर वो जगह है कह सकते हो आप जहां पर वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह से बाजार का मीनिंग नहीं निकाला जाता, बल्कि क्रेता और विक्रेता जहां पे भी वस्तु खरीदी और बेची जाती है, चाहे वो आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली संपर्क करें या ना करें। अब आप देखिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसे बहुत सारे ऑनलाइन मार्केट हैं या ई कॉमर्स कंपनियां हैं, यहां पर न बायर और सेलर एक दूसरे से कांटेक्ट ही नहीं करते, बल्कि एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन बुक कीजिए सामान, आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी। तो ये भी बाजार का ही हिस्सा है। यानी कि बाजार का मतलब किसी पर्टिकुलर जगह से नहीं है, बल्कि हर वो क्षेत्र बाजार है जहां पर क्रेता और विक्रेता आपस में वस्तुओं का एक्सचेंज करते हैं। तो बच्चों मोटे तौर पर अगर हम बात करें बाजार के रूप की, तो देखिए जैसे साइड स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे, 2 तरीके के बाजार हम लेके चलते हैं। एक तो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ही बताएंगे। साथ में अपूर्ण प्रतियोगिता में एक तो एकाधिकारी बाजार, एकाधिकार होता है, एक एकाधिकारी बाजार होता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता और एक अल्पाधिकार। तो बच्चों अगर हम बात करें एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, तो ये सारे के सारे जो बाजार हैं इसको अंतर करने का क्या बेस है। यानी कि मैं यहां पर आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए जब हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की तो कौन सा ऐसा बेस है जिसके बेस पर ये अंतर बनाया गया है। तो कुछ बेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या है। देखिए क्रेताओं की संख्या के अलावा विक्रेताओं की संख्या पे ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए विक्रेता एक है तो वो एक अधिकार में चला जाएगा, अगर विक्रेता बहुत ज्यादा हैं तो वो पूर्ण प्रतियोगिता में आ जाएंगे, कुछ विक्रेता हैं तो वो अल्पाधिकार कहलाएगा। इसके अलावा अगर विक्रेताओं की संख्या अधिक है तो वो एकाधिकारी प्रतियोगिता कहलाएगा। यानी कि बाजार को विभाजित करने का जो बेस है वो हमारा है क्रेता और विक्रेताओं की संख्या। इसके अलावा दूसरा जो हम बात करेंगे वस्तु की प्रकृति, यानी कि वस्तु समरूप है या वस्तु समरूप नहीं है। अगर वस्तु समरूप है तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाएगा, अगर वस्तु विभेद है यानी कि वस्तु अलग अलग है तो वो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार बन जाएगा। अगर हम बात करें अल्पाधिकार में तो अल्पाधिकार में वस्तु समरूप भी होती है और विभेद भी होती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि बाजार को जो डिवाइड किया है उसमें दूसरा जो बेस है वो ये है कि वस्तु का नेचर क्या है। तीसरा बेस इस बात पे डिसाइड करता है कि मार्केट क्या कहलाएगा, कि बाजार में जो फर्म है वो प्रवेश करने में और छोड़ने में कितनी
स्वतंत्रता है। अगर मान लीजिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है तो पूर्ण प्रतियोगिता में तो कोई भी फर्म एंटर कर सकती है, कोई फर्म एग्जिट कर सकती है, उसके बारे में आगे डिटेल करेंगे। एकाधिकार में प्रतिबंध होता है, नई फर्में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। अल्पाधिकार में कठिनाई होती है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी प्रवेश करने की स्वतंत्रता होती है। इसके अलावा बाजार की दशाओं का ज्ञान जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, बाकी की दशाओं में पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो इस तरीके से साधनों की गतिशीलता भी पूर्ण प्रतियोगिता में होती है, बाकी के बाजारों में नहीं होती है। इसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे बच्चों। तो यानी कि यहां पर आपको यह समझना है कि जो अंतर करने का जो बेस है, आधार है, वो ये है कि फर्में कितनी हैं, वस्तु कैसी है, तो इसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि बाजार किस तरीके का है। तो बात हम पूर्ण प्रतियोगिता की करेंगे बच्चों। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें, देखिए सबसे पहले आपको समझना है कुछ विशेषताओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक होते हैं क्रेता और विक्रेता, बहुत अधिक होते हैं क्रेता एवं विक्रेता। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, वहां पे थोड़ा सा वो आएगा, यहां लिख देता हूं, बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता। इन सब विशेषताओं को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, ठीक है। दूसरा, वस्तु समरूप होती है, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। तीसरा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि स्वतंत्र प्रवेश होता है और छोड़ने की भी स्वतंत्रता होती है, जिसकी वजह से कीमत जो है वो समान होती है। तो अगर पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं की बात करें तो आप कह सकते हो कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें वस्तु समरूप होती है, वस्तु के विक्रेताओं की संख्या और क्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, कोई भी विक्रेता बाजार में प्रवेश करने के लिए और बाजार छोड़ने के स्वतंत्र है, और जो कीमत है वो समान होती है। तो जो डेफिनेशन मैंने लिखी है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या समरूप, वस्तु के क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, वस्तु की कीमत समान होती है, और क्रेता और विक्रेता, यानी खासतौर पे हम विक्रेता की बात कर रहे हैं, विक्रेता उद्योग में प्रवेश करने के लिए और उद्योग छोड़ने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। तो बच्चों, ये तो हमने आपको पूर्ण प्रतियोगिता की बात की, अब हम विशेषताओं की बात करते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता क्या होती है वो भी हम आगे समझते हैं। तो बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने देखिए 8 विशेषताएं, 9 विशेषताएं लिखी हुई हैं। तो सबसे पहला है बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता। तो बच्चों, हमें यह समझना पड़ेगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में जो खरीदने वाले होते हैं और जो बेचने वाले होते हैं, दोनों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में होती है। तो इसका क्या महत्व है वो हमें जरूर समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए एक विक्रेता होगा, मान लीजिए, तो इसका मतलब उसका 100% नियंत्रण होता है, ठीक है, यानी कि वो पूरी तरीके से बाजार को नियंत्रित कर सकता है। इसी तरीके से पूर्ण प्रतियोगिता में मान लीजिए 1000 विक्रेता हैं, तो जो एक विक्रेता होगा उसका जो शेयर होगा वो 0.1 होगा। इससे हमें यह समझ में आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है, मान लीजिए 10,000 है, तो एक विक्रेता का जो हिस्सा होगा वो 0.01% होगा। यानी कि अगर ये एक विक्रेता बाजार से चला भी जाए तो भी बाजार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से क्रेताओं यानी कि खरीदने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से क्रेता और विक्रेता दोनों ही बाजार को प्रभावित, यानी कि बाजार में, यानी कि एक विक्रेता का बाजार पूर्ति में हिस्सा बहुत कम होता है, इसी तरीके से एक क्रेता का बाजार मांग में हिस्सा बहुत कम होता है, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल विक्रेता या क्रेता बाजार कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि बाजार कीमतों को प्रभावित करने के लिए उसका शक्तिशाली होना जरूरी है। लेकिन इस स्थिति में क्योंकि विक्रेता और क्रेता दोनों के दोनों ही कमजोर होते हैं, इसलिए वो कीमतों को या बाजार को प्रभावी रूप से नियंत्रित नहीं कर पाते। तो पहली विशेषता ये है हमारी, जिसको हम बोलते हैं बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता। दूसरा है समरूप वस्तु। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु समरूप होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु अपने रंग में, रूप में, गुण में, वजन में, आकार में, डिजाइन में सभी प्रकार से समान होती है। क्योंकि वस्तु समान है इसलिए जो कीमत होगी वो भी समान होगी, कीमत समान होगी, ठीक है। यानी कि बाजार में जो कीमत होती है वो उद्योग डिसाइड करता है। उद्योग का मतलब क्या हुआ, मैं आपको वो भी समझा देता हूं। उद्योग का मतलब है कि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस। इसके ऊपर बच्चों हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। यानी कि ये मान लीजिए डिमांड है, ये सप्लाई है,
तो ये उद्योग है। उद्योग का मतलब 10,000 विक्रेता हैं, तो 10,000 विक्रेताओं और क्रेताओं ने मिलकर कीमत को डिसाइड किया। अब ये कीमत मान लीजिए 10 रुपये आ गई या P0 आ गई, तो ये जो कीमत है ये फर्म के लिए कीमत स्वीकार्य होगी। ये कीमत जो है वो फर्म को स्वीकार्य होगी, यानी कि फर्म अब इसी कीमत पर वस्तु को बेचेगा। AR बराबर MR, वो हम आगे भी बताएंगे आपको, फिलहाल यहाँ पे 10 रुपये रख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब फर्म जो है वो इसी समान कीमत पर वस्तु बेचेगा, क्योंकि वस्तु समरूप है। तीसरा, फर्मों का उद्योग में स्वतंत्र प्रवेश और निकासी। जैसा कि हमने आपको बताया, क्योंकि बेचने वाले बहुत ज्यादा हैं, खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं, इसलिए फर्म जो है वो कोई भी फर्म उद्योग को छोड़कर चली जाए या उद्योग में प्रवेश कर जाए, पूरी की पूरी मार्केट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वस्तु समरूप है। मान लीजिए किसी भी विक्रेता को बाजार में प्रवेश करने से रोकती है वस्तु विभेद, ब्रांड रोकता है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी यूज करता है हुंडई की, मारुति की, तो नई कार कंपनी आएगी, तो क्योंकि ब्रांड है, क्योंकि वस्तु विभेद है, इसलिए नई कंपनी का मार्केट में घुसना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में क्योंकि सभी एक प्रकार की वस्तु बेच रहे होते हैं और जो नया विक्रेता आएगा वो भी उसी प्रकार की वस्तु बेचेगा, कोई ब्रांड नहीं है, इसलिए उद्योग में नए व्यक्ति का प्रवेश करना बहुत ही आसान होता है। वो बाजार में अपना सामान लाएगा और उसका जो हिस्सा है 0.01%, वो भी अपना हिस्सा बेचना शुरू कर देगा, थोड़ा बहुत परसेंटेज घटेगा या सभी लोगों का। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म जो है वो दीर्घ काल में क्या प्राप्त करती है। इसका इंप्लीकेशन क्या है, दीर्घ काल में जो फर्म को मिलेगा वो क्या मिलेगा, सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए सामान्य लाभ क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सामान्य लाभ के अंदर हमारा जो प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि किसी भी उद्योग में बने रहने के लिए जो चाहिए वो भी शामिल है। तो यहां पर हमें ये समझना है कि अगर किसी फर्म को मान लीजिए अल्पकाल में असामान्य लाभ हो रहा है, यानी कि ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो नई फर्में प्रवेश करेंगी। जब नई फर्में प्रवेश करेंगी तो सप्लाई जो है, मार्केट की जो सप्लाई है वो बढ़ेगी, है ना, नई फर्में प्रवेश करेंगी, जिससे कि वस्तु की जो कीमत है वो गिर जाएगी और तब तक गिरती रहेगी जब तक कि फर्म को सामान्य लाभ नहीं होता। इसी तरीके से अगर फर्म को हानि हो रही है तो जो हानि उठा रही फर्में वो उद्योग को छोड़ देंगी। जब बाजार में कुछ फर्में कम हो जाएंगी तो सप्लाई में भी कमी आएगी, है ना, कई सारी फर्में घटेंगी तो मार्केट सप्लाई घटेगी ना, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ेंगी और फिर से फर्म को सामान्य लाभ ही होगा। यानी कि इस विशेषता का इंप्लीकेशन ये है कि दीर्घ काल में सामान्य लाभ होगा। तो पहली विशेषता, बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता का इंप्लीकेशन क्या है कि कोई भी क्रेता या विक्रेता बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकता है, क्योंकि बाजार मांग और बाजार पूर्ति में उनका हिस्सा कम होता है। समरूप वस्तु का इंप्लीकेशन ये है कि कीमत समान होती है और फर्मों और उद्योग की स्वतंत्रता होती है, जिसकी वजह से फर्म सामान्य लाभ कमाती हैं। तो बच्चों एक अंतर आता है शुद्ध प्रतियोगिता, शुद्ध प्रतियोगिता, ये शुद्ध प्रतियोगिता। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो तीन विशेषताएं हैं ये शुद्ध प्रतियोगिता की विशेषताएं हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये तीन विशेषता ही जो हैं वो शुद्ध प्रतियोगिता में पाई जाती है। यानी कि शुद्ध प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता से अलग है। पूर्ण प्रतियोगिता में तो ये सारी की सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, लेकिन जब हम शुद्ध प्रतियोगिता की बात करें तो इसके अंदर केवल तीन विशेषताएं होती हैं, बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता, समरूप वस्तु और फर्मों का उद्योग में प्रवेश और निकासी। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि कई लोग इसको चाय के कंपेयर करते हैं। ये जैसे ये बहुत डार्क चाय है, ये लाइट चाय है, मतलब कड़कपन की हम बात कर रहे हैं। तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने उसको इस तरीके से भी डिफाइन किया। अगर हम बात करें बाजार के पूर्ण ज्ञान की, तो बच्चों यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि क्रेता हो या विक्रेता हो, दोनों को बाजार की कीमतों के बारे में, वस्तु के गुण के बारे में, वस्तु के रूप के बारे में, प्राइस के बारे में पूरी जानकारी है, पूरी जानकारी है, इसीलिए कीमत समान रहेगी। यानी कि कोई भी क्रेता या विक्रेता चीटिंग नहीं कर सकता है बाजार की कीमतों के मामले में। इसका मतलब अगर 10 रुपए कीमत चल रही है बाजार में तो सभी विक्रेता 10 रुपए में बेचेंगे, सभी क्रेता 10 रुपए में खरीदेंगे। किसी भी तरीके का चीटिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि बाजार के बारे में, बाजार की दशाओं के बारे में पूरी जानकारी है क्रेता को भी और विक्रेता को भी। इसके अलावा बच्चों अगली जो विशेषता है वो है पूर्ण गतिशीलता। इसका मतलब यहां पर हम ये मान रहे हैं कि चाहे साधन हो चाहे वस्तु हो, यानी कि दोनों गतिशील है। इसका मतलब एक साधन जैसे श्रम है, अगर मान लीजिए उसको कपड़ा उद्योग में फायदा नहीं हो रहा है तो वो हो सकता है कि कपड़ा उद्योग छोड़ के जूते उद्योग में चला जाए, बिना किसी रोक टोक के जा सकता है। इसी तरीके से एक वस्तु जो है वो भी गतिशील है, यानी कि वस्तु बाजार में और साधन बाजार में, दोनों ही बाजारों में पूर्ण गतिशीलता उपलब्ध है। इसके अलावा एक हमने ये मान्यता है कि किसी भी तरीके का विज्ञापन नहीं होता, और क्योंकि बाजार जो है
वो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, पूर्ण प्रतियोगिता है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी भी तरीके का यातायात नहीं होता, ऐसी हमारी मान्यता है। ये जरूरी है वस्तु की कीमत को समान रखने के लिए, क्योंकि यातायात की वजह से और विज्ञापन की वजह से वस्तुओं की कीमतें अलग अलग होती हैं, लेकिन क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता यही है कि कीमत समान रहेगी, इसलिए यह मानना बहुत जरूरी है कि जो विज्ञापन है वो नहीं होता और ना ही किसी भी तरीके का यातायात पर खर्चा किया जाता है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें मांग वक्र की आकृति की, देखिए मांग वक्र आपको समझना पड़ेगा मांग वक्र किस तरीके का होता है। तो इस स्थिति में क्योंकि वस्तु की जो कीमत है वो क्या रहती है, आपको पता होना चाहिए, वस्तु की कीमत समान रहती है, विक्रेता कितनी भी वस्तु बेचे उसकी जो कीमत है वो समान रहेगी। तो इस स्थिति में जो मांग वक्र होता है वो हमारा होता है पूर्णतः लोचदार। देखिए इस तरीके का होगा मांग वक्र, ये मैं बना देता हूं मांग वक्र इस तरीके का। इसका सीधा सरल मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में जो वस्तु की कीमत है वो समान है। समान कीमत का मतलब है कि न तो कोई फर्म कीमत को प्रभावित कर सकती है, ठीक है, यानी कि वो जितनी चाहे वस्तु बेचे। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि पूर्ण प्रतियोगिता में मांग जो है वो चाहे तो आप ज्यादा या कम कर सकते हो, यानी कि बेच सकते हो या खरीद सकते हो, लेकिन जो कीमत है वो समान ही रहेगी, जिसकी वजह से जो पूर्ण प्रतियोगिता में जो मांग वक्र होता है वो पूर्णतः लोचदार होता है। इसको बोलते पूर्णतः लोचदार, ठीक है जी। इसके अलावा अगला जो है वो है हमारा आगम वक्र की स्थिति। देखिए आगम क्या होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी आगम वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। आगम वक्र का मतलब हमारा TR, AR और MR। तो TR निकलता है प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, AR और प्राइस हमेशा बराबर होते हैं, चाहे तो आप AR को निकाल सकते हो TR को क्वांटिटी से डिवाइड करके, और MR जो होता है वो होता है चेंज इन TR अपॉन चेंज इन Q कह सकते हो, या TRN माइनस TRN माइनस 1, कुछ भी आप कह सकते हो। तो बच्चों मैं आपको यहां समझा देता हूं, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्वांटिटी जो है वो आप कितनी भी बेच सकते हो, लेकिन आपको जो प्राइस रखना पड़ेगा वो सेम रखना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने यहां पे समझा था, ठीक है। जिसकी वजह से इस स्थिति में जो TR होता है P इंटू Q वो इस तरीके का होता है 10, 20, 30, 40, यानी कि अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो ये बढ़ती दर से समान दर से बढ़ता है। तो इस तरीके का TR होता है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, ठीक है। याद रखिएगा, आने वाले वक्त में डायग्राम और बनाएंगे, उसमें भी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम AR की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया AR प्राइस के बराबर होता है, तो ये 10-10 रहेगा। और MR की अगर हम बात करें तो क्योंकि MR TR के बीच का डिफरेंस है, तो दो डिफरेंस आप देख लीजिएगा कितना बन रहा है, 10-10 का ही बन रहा है। तो इस स्थिति में जो AR और MR होते हैं वो इस तरीके के कर्व में होते हैं, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो AR और MR होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं और OX अक्ष के पैरेलल होते हैं। इसकी वजह है कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की जो कीमत है वो समान रहती है। समान कीमत होने की वजह से ही AR और MR हमेशा बराबर होते हैं और प्राइस के भी बराबर होते हैं। तो बच्चों ये सारी की सारी विशेषताएं थी जो मैंने आपको बताई। अगली वीडियो में हम आपको स्टार्ट करेंगे कि अल्पकाल में यानी कि शॉर्ट पीरियड में जो फर्म है उसका संतुलन किस तरीके से होता है। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक यू।